प्रणाम सभी को। जी हाँ, आज हमारा वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर आधारित है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये वीडियो उनको डेडिकेटेड है, उनको समर्पित है जो सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट या और स्टेट्स लेवल के टीचर्स के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चूंकि मैं इस क्षेत्र में लगभग 18 वर्षों से हूं और मैंने ऐसे सैकड़ों बच्चों को देखा है कि जब वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रैक्टिस पेपर हल करते हैं तो बहुत पढ़ने के बाद भी उनके उतने अंक नहीं आते हैं जितने के वो हकदार हैं या जितने की वो इच्छा रखते हैं। तो जब मैंने इसका प्रॉपर एनालिसिस किया, इसका विश्लेषण किया, तो कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं जो पॉइंट्स मैं आपको आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। मुझे जो ऐसा फील हुआ कि ये कारण हो सकते हैं इन बच्चों के, इन कैंडिडेट्स के कम मार्क्स आने के। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं मैं आपको बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, शायद आपके भी कुछ पॉइंट्स हों। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि वो पॉइंट्स अगर आप उनको अमल में लाते हैं, कमियां दूर करते हैं, तो यदि आज आपके 15 या 18 मार्क्स आते हैं तो 24 या 25 मार्क्स आपके आने लगेंगे। क्योंकि यदि किसी पेपर में 30 क्वेश्चन दिए गए हैं तो 24 या 25 क्वेश्चन कॉमन सेंस पर आधारित होते हैं। केवल 5 या 6 क्वेश्चन या तो किसी की डेफिनेशन या किसी का प्रिंसिपल या किसी कोई मनोवैज्ञानिक की परिभाषा, डेफिनेशन वगैरह होते हैं। बाकी अधिकतर प्रश्न आपको कॉमन सेंस पर लगाने होते हैं और वही गलतियां जो बच्चे करते हैं, जो कैंडिडेट्स करते हैं, मैंने उनको ऑब्जर्व किया और उनको लिखता गया और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, सुनिए, प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है प्रश्न एवं उनके विकल्पों में दी गई भाषा शैली एवं उनमें दिए गए शब्द समझ में ना आना। सबसे बड़ा कारण यह है, जब भी बच्चे या कैंडिडेट्स प्रैक्टिस पेपर चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो उसको हल करते हैं तो उसकी भाषा शैली 60% बच्चों को समझ में नहीं आती। वो क्वेश्चन ही समझ नहीं आता कि पूछना क्या चाह रहा। साथ साथ उनके जो विकल्प रहते हैं, ऑप्शन रहते हैं, वो भी डिफिकल्ट हो जाते हैं। किस कारण से? केवल शब्द डिफिकल्ट होते हैं, वो कठिन रहते हैं उस समय। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। निम्न में से किस प्रयोगात्मक अभिकल्प में उपकल्पना निर्धारण के बाद विशिष्ट उपागम के द्वारा प्रयोज्यों का चयन किया जाता है? अब इसमें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि पूछ क्या रहा। अब क्यों समझ नहीं आ रहा? उपकल्पना शब्द हुआ, अभिकल्प हुआ, उपागम हुआ, प्रयोज्यों हुआ, ये इनको हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। हमें शब्द वही समझ में आता है जिसको हम डिफाइन कर लें, जिसकी हम परिभाषा दे लें। अब अगर किसी पेपर में ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाए, नीचे विकल्प जो मैंने दिए नहीं मान लीजिए, तो निश्चित रूप से इसमें 60% स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे। तो या तो वो इसको छोड़ेंगे, जो टाइम वेस्ट करवाएगा, या आप जानते हैं तुक्का लगाएंगे। तुक्का मीन्स अ शॉट इन द डार्क, जो भी नुकसानदायक होगा। अब क्या कारण है, हम यहां नीचे डिस्कस करते हैं। जिस शब्द को समझकर हम परिभाषित कर देते हैं वह सरल हो जाता है। जैसे यहां लिखा हुआ है, आप अपनी अंक सूची की सत्यापित प्रति या छाया प्रति प्रेषित करें। आपको समझ आ चुका है कि इसमें आपको करना क्या है और ये काम आप कर लेंगे। वहीं दूसरा लिखा हुआ हो, आप अपनी अंक सूची की प्रतिपत्र अनुलिपि प्रेषित करें, तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। शायद प्रतिपत्र समझ ना आए, अनुलिपि समझ ना आए, शब्द कठिन है। यहां सत्यापित आपको समझ आ चुका है। प्रतिपत्र का एक अर्थ होता है प्रमाणित और अनुलिपि कॉपी। अब यहां पर मैंने जो लेफ्ट साइड में वर्ड लिखे हैं, आपसे कहा जाए कि आपको पता है, बिल्कुल आप आंसर हाँ में कहेंगे
आप इनको परिभाषित कर देंगे। अग्रिम, अभिमान, उपकर, उपकार, उपभोक्ता। राइट साइड में जरूरी नहीं आपसे बनते हों। अतिशय, अभिपुष्ट, उपस्कर, अधिष्ठाता। अब इन्हीं शब्दों को मैंने हिंदी में लिख दिया है, माने अपनी जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें लिख दिया है। अग्रिम माने या अतिशय माने। अब आपको ये कहीं शब्द मिलेंगे राइट साइड में तो आप बड़े आसानी से आंसर कर पाएंगे या समझ पाएंगे या उससे जो प्रश्न निर्मित होगा उसका उत्तर दे पाएंगे। तो एक पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 1 आपका जो है वो है शब्द कठिन होना, समझ ना पाना। पॉइंट नंबर 2, दिए गए प्रश्नों को ध्यान से न पढ़ना एवं बहुत जल्दीबाजी में उत्तर लगा देना। तो इसमें आप सुधार लाइए, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए, पूरा टाइम दीजिए, उसके बाद आंसर लगाइए। पॉइंट नंबर 3, अधिकतर अभ्यर्थियों को केवल एक भाषीय ज्ञान होना, द्विभाषीय शब्दों का अभाव। यह भी एक प्रॉब्लम देखी गई है। कई बार क्या होता है कि या तो बच्चा कंप्लीटली हिंदी मीडियम रहता है, खासतौर से हिंदी मीडियम वालों को यह समस्या आती है कि उनके पास केवल एक ही भाषा के शब्द होते हैं। अब जैसे ये शब्द लिखे हुए हैं, प्रतिश्रुति, प्रतिवेदन, संहिता, समेकित, अभ्यर्पण, अनिवृत्ति, अनवृत्ति, वृत्ति, अभिकल्प। ये अभ्यर्पण अलग शब्द है। अब ये जो शब्द दिए गए हैं ये जरूरी नहीं आपसे बनते हों, लेकिन जब आप इन्हीं की इंग्लिश देखोगे तो आपको लगेंगे तो बहुत सरल थे। देखिए, प्रतिश्रुति, कमिटमेंट या प्रॉमिस, आपको समझ आ गया। प्रतिवेदन, रिपोर्ट, संहिता, कोड, समेकित, कंसोलिडेटेड यानी संगठित, अभ्यर्पण, कितना कठिन वर्ड था, सरेंडर, अनवृत्ति, वृत्ति, पेंशन, अभिकल्प, डिजाइन। यानी ये शब्द जो आपके बाल विकास में यूज किए जाते हैं, ये आपको कठिनाई उत्पन्न करते हैं। बेहतर हो, अगर संभव हो सके तो आप कुछ कठिन शब्दों की इंग्लिश सीखें, बाइलिंगुअली, द्विभाषीय तरीके से पढ़ें, तो शायद कुछ मार्क्स आपके बढ़ें। ये शब्द कठिन होते हैं, इससे समझ नहीं आया करता है। 4 नंबर पर पहुंचते हैं। विभिन्न लेखकों की पुस्तकें एवं विभिन्न प्रमाणित प्रकाशकों की पुस्तकों से अध्ययन न करना। यह भी ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे कोई 1 या 2 पतली सी किताब ले लेते हैं, प्रमाणित नहीं होती हैं, कोई भी उसको लिख देता है, तो इससे ना तो उनके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो पाते हैं बहुत से, और ना ही प्रमाणित उत्तर हो पाते हैं। जब आप विभिन्न लेखकों की पुस्तकें पढ़ते हैं तो आपके पास प्रश्न भी बहुत होते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों से आपको प्रश्न उत्तर भी मिलते हैं, तो आपका ज्ञान है जो और वृद्धि होती है। यानी आपको कम से कम 3-4 किताबों से तुलना करके, कंपेयर करके इनको पढ़ना चाहिए। पूर्व प्रश्न पत्रों का समुचित एवं विस्तृत विश्लेषण ना करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास 4 साल, 5 साल या उससे अधिक प्रीवियस पेपर्स हैं, उनका प्रॉपर एनालिसिस, उनका प्रॉपर विश्लेषण करें और समझें किस तरह के प्रश्न आए हैं, कितने आपसे नहीं बन रहे हैं। तो जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, प्रमाणित पुस्तकें हैं, उनको पढ़ें। एक कारण ये भी मुझे फील हुआ, लिखने एवं प्रमाणित नोट्स बनाने की आदत ना होना। 80% बच्चे ये काम नहीं करते हैं। यदि किसी बैच में 50 बच्चे होते हैं तो लगभग 40 बच्चे रिटर्न नहीं करते हैं, जो मार्केट से बुक खरीदी हुई है केवल उसी का अध्ययन करते रहते हैं, उसी में थोड़ा बहुत अंडरलाइन कर लेते हैं, टिक लगा लेते हैं। अगर आप 4-5 पुस्तकें, प्रमाणित पुस्तकें खरीदें, उनका कंपेयर करें, फिर अपने हाथों से नोट्स बनाएं और फिर उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्रिएट करें, तो आपके आंसर कभी गलत नहीं हो सकते हैं और आप
आपको जो कई बुक्स में या किसी प्रैक्टिस पेपर में आंसर गलत मिलता है वो भी सही होगा। तो ये काम करना चाहिए आपको। 7th नंबर का पॉइंट, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग, सिद्धांत, परिभाषाओं आदि को लिखकर ना समझना। आप इसको रटते हैं? बिल्कुल नहीं। आपके कोर्स में, आपकी पेडागोजी में जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, आप प्रॉपर पढ़िए, वो किस देश से हैं, कब उनका जन्म हुआ, कौन सा सिद्धांत दिया, किस पर प्रयोग किया, क्या परिभाषाएं हैं, पूरे जितने हैं वो लिख लीजिए, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। मुश्किल से आपके पास 200, अधिकतम 200 से ज़्यादा परिभाषाएं नहीं आएंगी। बड़े कलरफुल पेन से, ब्लैक पेन से हेडिंग डालते हुए उनको लिखते जाइए, बहुत काम आएगा। और एक और कभी कभार होता है, कुछ के साथ ये हो सकता है, कुछ के साथ नहीं भी, सही मार्गदर्शन में प्रैक्टिस ना करना एवं प्रैक्टिस करके उस प्रश्न पत्र का विश्लेषण ना करना। कई बार क्या होता है, बच्चे सही एटमॉस्फेयर में ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या तो सेपरेट बाल विकास के पेपर की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या फिर जो पूरा 150 अंकों का पेपर होता है उसकी भी प्रैक्टिस तरीके से नहीं करते हैं। कभी 10 क्वेश्चन कर लिए, कभी 50 कर लिए, और कर भी लिए तो उनका प्रॉपर एनालिसिस या विश्लेषण नहीं करते हैं कि मैंने 30 क्वेश्चन किए, इसमें कितने बने, कितने नहीं बने, जो नहीं बने उनके पीछे कारण क्या था और मुझे क्या करना चाहिए। ये भी कुछ बच्चों के साथ कारण है। तो अधिकतर जो पॉइंट्स ऑब्जर्व किए गए हैं, इनके हल हैं, बशर्ते कि आप उनको फॉलो करें। जो लेकिन सबसे कठिन है वो है भाषा शैली समझना आना। तो इसके लिए अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको एक हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी अरेंज करना है, या ऐसी बुक अरेंज करना है जिसमें बहुत सारे साहित्यिक शब्द लिखे हों, उनकी हिंदी लिखी हो और उनकी इंग्लिश लिखी हो। दूसरी बात, आप 5-7 बुक्स कलेक्ट करें, आप अपने इसी सब्जेक्ट की, उसमें से क्वेश्चंस देखें, और जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, कठिन शब्द हैं, उनको अंडरलाइन कर लें, और सबसे पहले उनको अपनी बोलचाल की भाषा में समझें। जब सही समझ आ जाएं, उन शब्दों का अर्थ पता लग जाए, फिर आप प्रैक्टिस पेपर हल करना शुरू करें, यानी सारे शब्दों को परिभाषित करें आप अपनी भाषा में। ये मुश्किल से 10-15 दिन का काम होगा, लेकिन आपके मार्क्स अचानक बढ़ा देगा। समझ कर करें, रट कर नहीं कि आपने रट लिया और फिर उसका आंसर करने लगे। तो प्रीवियस प्रैक्टिस पेपर्स आप ले सकते हैं, उसमें जितने क्वेश्चंस आए हैं पहले एक बार रीड करें। मान लीजिए आपको 500 क्वेश्चन मिल गए हैं, 500 क्वेश्चन को पहले आंसर नहीं करना है, पहले सारे रीड करें, और उसमें जो डिफिकल्ट या मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड आए हैं उनको अंडरलाइन करें, और अपने शब्दों में या अपनी बोलचाल की भाषा में उनका अर्थ लिख लें, तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अभी तक आपको ये काम करना है। ऐसा कुछ बच्चों को करवाया गया है, मैं ये प्रमाण के साथ कह रहा हूं। जो बच्चों ने ऐसा किया उनके मार्क्स अगर 16 आते थे तो 22-15 दिन में हुए। आप करके देखें, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अब कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, वही बात वहीं पहुंच रही है। कठिन भाषा शैली के कारण आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आपका मतलब होता है जिनको पता नहीं है, सबके ऊपर बात लागू नहीं होती और कभी भी नहीं। जो बहुत डीप स्टडी करते हैं, समझ के करते हैं, विश्लेषण के साथ करते हैं, वो आंसर कर देंगे। तो यहाँ आपका मतलब है वो बच्चे जिनको उनका अर्थ पता नहीं या इसका डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करते हैं। अब देखिए पहला, अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिस चिंतन में हम कई दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं उसे कहा जाता है। नंबर 1 अभिसारी चिंतन, नंबर 2 अपसारी चिंतन, नंबर 3 आत्मचिंतन, नंबर 4 स्वपरायण चिंतन। अब अगर आपने कभी भी ये शब्द नहीं पढ़े, अभिसारी, अपसारी या जो भी है स्वपरायण,
तो आपको एक तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, ना ऑप्शन समझ आए, और अगर लगाएंगे तो गलती होने की संभावना है। अब क्या करना है आपको आंसर लगाने से पहले? प्रॉपर तरीके से शब्द समझना है जो मैंने यहां समझाए हैं। स्पष्टीकरण दिया हुआ है। अभिसारी चिंतन क्या होता है, इसकी अंग्रेजी लिखी हुई है कन्वर्जेंट थिंकिंग, केंद्रीयकृत। अब देखिए, आपको भी यही करना है, यही समझना है। इसके अंतर्गत व्यक्ति किसी समस्या के ऐसे समाधान पर पहुंच जाता है जो परंपरा के अनुसार सर्वोत्तम या सही समझा जाता है। बात क्लियर हो रही है आपकी? इस चिंतन में प्रतिभाशाली बालक दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जो तथ्य दिए रहते हैं, जो फैक्ट्स, सच्चाइयां, उनको जोड़कर या उनको मिलाकर वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कौन? प्रतिभाशाली बालक, जीनियस स्टूडेंट्स। जैसे उनको 2 + 3 दे दिए तो वो 5 पर पहुंच गए हैं, तो उनके पास ये फैक्ट्स दिए गए थे और 5 जैसे निष्कर्ष पर वो या रिजल्ट पर पहुंच गए हैं। एक और एग्जाम्पल, किसी रोग को शीघ्र करने या आराम हेतु एलोपैथिक को सर्वमान्य मान सकते हैं। अधिकतर लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई एलोपैथिक से ही इलाज कराएं, ऐसी संभावना अधिक रहती है। एक और एग्जाम्पल, यदि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए वैसे तो बहुत से साधन हैं जो हमारे अंदर व्याप्त हैं, पर भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। अधिकतर लोग भक्ति करने पर ही बल देंगे। ये भी एक कौन सा चिंतन हो गया? ये अभिसारी चिंतन हो गया। किसी बच्चे में सुधार लाने हेतु प्रेम एवं स्नेह को ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाएगा। एक और एग्जाम्पल है ये। तो अब आपको थोड़ा सा समझ आया है कि अभिसारी क्या होता है। अब बिल्कुल अपसारी भी यही समझना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, विकेंद्रीयकरण। इसमें व्यक्ति अनेक मार्गों से विभिन्नता के साथ समाधान निकालता है। यह समाधान अद्वितीय, मौलिक तथा नया होता है। इस समाधान को अन्य व्यक्ति मान भी सकते हैं और नहीं भी। जटिल एवं उच्च स्तरीय निर्णय सृजनशील बालक सोचते हैं, यानी इसमें सृजनशील बालक के लिए कहा गया है। इसमें कोई व्यक्ति एक ही समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा विचार करता है। जैसे समय बहुमूल्य है, इस विषय पर हर व्यक्ति अलग अलग विचार व्यक्त करेगा, और यदि पूछा जाए कि समय का सदुपयोग कैसे करना है या समय कैसे बचाया जाए तो इस पर भी हर व्यक्ति अलग विचार देगा। तो अपसारी चिंतन हो गया ये। ईश्वर एक है, इस विषय पर व्यक्तियों के अलग अलग विचार होंगे, और कहा जाए कि ईश्वर प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं तो हर व्यक्ति के विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको अब समझ में आया कि अभिसारी और अपसारी क्या है। अब आपकी संभावना है कि इन दो को ही पढ़ने से आपके पास 80% पॉसिबिलिटी हो गई है कि आप सही कर पाएंगे। आत्मचिंतन आप अच्छी तरह जानते हैं, हालांकि लिखा हुआ है ऊपर। स्वपरायण चिंतन, ऑटिस्टिक थिंकिंग। इस चिंतन में व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। स्वप्न चित्र, स्वप्न अभिलाषाओं से भरा चिंतन इसके उदाहरण हैं। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि उसकी नौकरी लग जाने पर वह अधिकारी बन जाएगा, वह पैसा कमाएगा, उसके पास गाड़ी बंगला आदि होंगे। तो ये कैसा चिंतन हो गया? तो आपको क्लियर हो गया कि ये स्वपरायण चिंतन हो गया, यानी ये इसका कोई बेस नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कल्पनाओं पर आधारित होता है। अब आपसे उस क्वेश्चन जो ऊपर था कहा जाए कि इसका आंसर कौन सा होगा, तो आपको बिना मेहनत किए, बिना देरी किए अपने आप आंसर लगा देंगे कि इसका आंसर क्या होना है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अब मान लीजिए यहां एक और मैंने दे दिया है कि निम्न में से किस चिंतन में किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप आसानी से बता देंगे कि किस में नहीं होता है। क्वेश्चन एक और दिया है इसी आधार पर, निम्न में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात, पर अभिघातक तनाव, न्यून अवधान, सक्रिय विकास। बस बात वहीं पहुंच रही है। बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब अगर इन वर्ड्स को आप प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन करके पहले समझें फिर आंसर लगाएं, अपने आप समझ में आ जाएगा कि विकासात्मक विकार, विकार का भी मतलब क्या होता है। विकार भी अर्थ समझ में आना चाहिए आपको, कि कमी है, कि वृद्धि है, कि कोई दोष है, यानी विकार मीन्स कोई कमी, दोष।
अब इनको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। इसका उत्तर क्या है? पर अभिघातज तनाव यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस क्या होता है? किसी घटना या दुर्घटना के बाद होने वाली टेंशन या तनाव। तो विकास से कोई कनेक्शन ही नहीं उसका। घटना दुर्घटना हो जाएगी वो तो विकास के बाद भी हो सकती है। तो आत्म विमोह क्या है? ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ें। प्रमस्तिष्क घात, ये भी मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ें। न्यून अवधान सक्रिय विकास, ये भी बताया गया है, आप इसको भी डिटेल में पढ़िए। और जब आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से वो आप आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन एक और है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, बस बात वहीं, ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण और इनमें से कोई नहीं। आपको इनका अर्थ समझना है। जिनको जानकारी है, पता है, वो तो कर लेंगे, लेकिन जिनके मार्क्स कमाते हैं या जिनको लग रहा कि कारण क्या है मार्क्स कमाने के, ये यही कारण है, आप करके देखिएगा कि मैंने डिटेल में समझाया है। इनको आप पढ़िएगा, समझें। क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण। एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने, क्वेश्चन 4। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। आपको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करना है। ये लिखा हुआ है नीचे उत्तर। एक और क्वेश्चन है, वे विद्यार्थी या शिक्षार्थी जो संबद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। फिर वही बात आ गई है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुण्यता उपागम अभिविन्यास। पहले शब्दों को परिभाषित करें फिर आंसर करें। क्वेश्चन समझें फिर आंसर करें। शब्द नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं, आप समझिएगा इनको, और फिर ये आंसर दिया गया है। अब 5 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पर रहते हैं जो परेशान करते हैं आपको। कुछ कठिन शब्द, 40-50 शब्द मैंने इसमें दिए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। इंग्लिश लिखी हुई है, हिंदी भी लिखी है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा और बताइएगा कि आपको क्या फील हुआ, क्या वीडियो यूजफुल लगा, क्या आपके पॉइंट थे, और यदि थे तो आप इनमें अमल कब से ला रहे हैं, इनको अपनी लाइफ में सम्मिलित कब कर रहे हैं, चेंज कब ला रहे हैं। अगर आप चेंज लाएंगे तो मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स को बताएं, शेयर करें, और यदि नहीं लगा तो मेरे को बताएं कि आखिर कारण क्या रहा, आपको क्या कमी रही, इस वीडियो में और क्या होना चाहिए था। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं ताकि ऐसा एक और दूसरा वीडियो बनाया जा सके। अगर कमी लगी तो वो कमी भी आपको बताना है। तो मुझे आशा है कि आप इन पॉइंट्स पर जरा गौर करेंगे, और जो बच्चे, जो कैंडिडेट्स आगामी किसी टीचर के एग्जाम को देने जा रहे हैं, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो एक सफल टीचर बने, जीवन में प्रगति करें, समाज का विकास करें, पूरे देश का विकास करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।